डियर स्टूडेंट्स, इवा आईएएस मुखर्जी नगर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आर रंगराज। आज हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी एग्जाम के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रैक बीपीएससी एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में बीपीएससी एग्जाम को हम कैसे क्रैक करें। इसके पहले कि इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप या ड्यूली विस्तार से चर्चा करें, आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। आइए हम बात करते हैं बीपीएससी एग्जाम के बारे में। बीपीएससी एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक करना है, इसको जानने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बीपीएससी एग्जाम का कैलेंडर जारी किया जा चुका है। कैलेंडर में 26 जुलाई का डेट दिया गया है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, और मेंस का डेट अभी क्लियर नहीं किया गया है। प्रीलिम्स एग्जाम के 3 महीने के बाद मोस्ट प्रोबेबली मेंस एग्जाम करवाए जाते हैं। ये मान के चलिए कि नवंबर या दिसंबर माह में मेंस एग्जाम आयोजित किया जाएगा। लेकिन प्रीलिम्स एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन मार्च के फर्स्ट या सेकेंड वीक में जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोगों से सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट बीपीएससी एग्जाम में शामिल होना चाहते हैं और उनकी इच्छा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बीपीएससी एग्जाम को हम क्रैक कर दें, तो आप अभी से ही अब तैयारी में जुट जाइए और डेडिकेशन के साथ तैयारी कीजिए। और इवा आईएएस के द्वारा जो चीज़ें बताई जा रही हैं, इवा आईएएस के द्वारा टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट किया गया है, और यदि आप इवा आईएएस को ज्वाइन करते हैं तो निश्चित तौर से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप बीपीएससी एग्जाम क्रैक करने में सफल रहेंगे। तो हम बात कर लेते हैं कि बीपीएससी एग्जाम को क्रैक कैसे किया जाए। तो इसको क्रैक करने के लिए स्ट्रैटेजी और एक बेहतर रोड मैप की जरूरत होगी। इससे पहले कि स्ट्रैटेजी और रोड मैप की मैं बात करूं, हम बीपीएससी एग्जाम के पैटर्न के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बीपीएससी एग्जाम का पैटर्न क्या है? तो आप लोगों को जानकारी होगी कि बीपीएससी एग्जाम 3 स्टेज में संपन्न होता है, यानी 3 चरणों में बीपीएससी एग्जाम लिया जाता है। फर्स्ट फेज में यानी फर्स्ट स्टेज में बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट करती है। सेकेंड फेज में बीपीएससी के द्वारा मेंस एग्जाम लिया जाता है, और थर्ड स्टेज में बीपीएससी के द्वारा इंटरव्यू एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, तो प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में हम पहले जानने की कोशिश करेंगे कि प्रीलिम्स एग्जाम क्या है और प्रीलिम्स एग्जाम का ऑब्जेक्टिव क्या है। प्रीलिम्स एग्जाम का नेचर ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। प्रीलिम्स एग्जाम का नेचर क्या होता है? ऑब्जेक्टिव टाइप का, यानी वस्तुनिष्ठ, हिंदी में इसे वस्तुनिष्ठ कहते हैं। यानी प्रीलिम्स एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं, यानी एमसीक्यू टाइप का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 विकल्प दिए जाते हैं और उनमें से एक विकल्प चुनने के लिए कहा जाता है जो सबसे ज्यादा सही है। तो ऑब्जेक्टिव होता है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए एक मार्क निर्धारित किया जाता है। यानी 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के पूछे जाते हैं, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। यानी यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.33 मार्क्स काट लिए जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो यदि आप 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो एक प्रश्न का मार्क काट लिया जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका उद्देश्य क्या है प्रीलिम्स एग्जाम का? तो प्रीलिम्स एग्जाम का उद्देश्य यह है कि जो अनसीरियस स्टूडेंट हैं उसको कैसे छांटा जाए, साथ ही साथ
मेंस एग्जाम में कौन कौन से लड़के शामिल किए जाएंगे, कौन कौन से एस्पिरेंट शामिल किए जाएंगे, ये भी तय करने का काम प्रीलिम्स एग्जाम ही करता है। क्योंकि पहले बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट नहीं करती थी, पहले इतने सारे स्टूडेंट्स भी बीपीएससी का फॉर्म फिलअप नहीं करते थे। बाद में संख्या बढ़ती गई, ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट शामिल होने लगे, इसलिए एक फिल्ट्रेशन करने का काम जो है प्रीलिम्स एग्जाम करता है। तो फिल्ट्रेट करने के लिए प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट किया जाने लगा बीपीएससी के द्वारा। तो मैंने बताया कि इसका सिर्फ यही मकसद होता है कि मेंस एग्जाम में कौन कौन से लड़के अपीयर होंगे और इसके लिए एक कट ऑफ निर्धारित किया जाता है। उस कट ऑफ को जो पार कर जाते हैं वो प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि पहला फेज में, फर्स्ट स्टेज में प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। प्रीलिम्स एग्जाम जो वस्तुनिष्ठ टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें क्वेश्चन जीएस पूछा जाता है, यानी सामान्य अध्ययन के प्रश्न होते हैं। और ये सामान्य अध्ययन के प्रश्न अलग अलग सेगमेंट से होते हैं, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, इको, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, साइंस टेक एंड बिहार स्पेशल। तो प्रीलिम्स जो है सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीलिम्स में, और ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 अंक निर्धारित किए जाते हैं, और ये नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होता है। यानी 3 क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो 1 क्वेश्चन का मार्क काट लिया जाएगा। यदि आप 1 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.33 मार्क्स काट लिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रीलिम्स के बाद जो सेकेंड स्टेज है आपका, वो सेकेंड स्टेज है मेंस एग्जाम का। किसका? मेंस एग्जाम। सेकेंड स्टेज में मेंस एग्जाम होता है, और मेंस एग्जाम का नेचर क्या होता है आपका? डिस्क्रिप्टिव नेचर का होता है। डिस्क्रिप्टिव नेचर का मेंस एग्जाम होता है, यानी हिंदी में इसको कहते हैं कि इसकी प्रकृति वर्णनात्मक होती है। इसकी प्रकृति क्या होती है? वर्णनात्मक होती है। यानी वर्णनात्मक टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंस में कई सारे पेपर होते हैं, जैसे निबंध का पेपर होता है, यानी एशे का पेपर होता है। एशे का पेपर होता है प्रीलिम्स में। मेंस में जीएस फर्स्ट पेपर होता है, एक जीएस सेकेंड पेपर होता है, एक पेपर सामान्य हिंदी यानी जनरल हिंदी का पेपर होता है, और एक ऑप्शनल पेपर होता है जिसको आप ऐच्छिक ऐच्छिक विषय ऑप्शनल सब्जेक्ट, इसको आप ऑप्शनल सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है। यानी निबंध का जीएस पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर सेकंड, सामान्य हिंदी, ऐच्छिक विषय, ये सारे के सारे पेपर मेंस एग्जाम में होते हैं। निबंध के मार्क्स जो होते हैं, 300 मार्क्स के निबंध पूछे जाते हैं। जीएस फर्स्ट पेपर भी 300 मार्क्स का होता है, जीएस सेकंड पेपर भी 300 मार्क्स का होता है, सामान्य हिंदी 100 मार्क्स का होता है, जबकि ऑप्शनल सब्जेक्ट भी 300 मार्क्स का होता है। जहाँ निबंध का नेचर यानी इसकी प्रकृति वर्णनात्मक होती है, जीएस फर्स्ट पेपर की प्रकृति भी वर्णनात्मक होती है, जीएस सेकंड पेपर की प्रकृति यानी नेचर भी वर्णनात्मक होती है, सामान्य हिंदी का नेचर भी वर्णनात्मक होता है, जबकि ऐच्छिक विषय यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है, इसका नेचर क्या होता है? इसका नेचर, जैसा कि प्रीलिम्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपने देखे, प्रीलिम्स टाइप के ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निबंध के मार्क्स जोड़े जाते हैं मेरिट लिस्ट में, जीएस फर्स्ट के मार्क्स जोड़े जाते हैं मेरिट लिस्ट में, जीएस सेकंड पेपर के मार्क्स जोड़े जाते हैं मेरिट लिस्ट में। सामान्य हिंदी ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और ऐच्छिक विषय भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है। यानी
सामान्य हिंदी यानी जनरल हिंदी और ऑप्शनल सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड नहीं किए जाते हैं मेरिट लिस्ट में। यानी मेरिट लिस्ट जब बनाया जाएगा तो इसमें आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। सिर्फ ये बात इस बात पे ध्यान दिया जाता है कि सामान्य हिंदी को आपने क्वालिफाई किया है कि नहीं। सामान्य हिंदी में जो 33% मार्क्स लाते हैं वो उनको क्वालिफाई माना जाता है। उसी तरह ऐच्छिक विषय में जो 40 जनरल कैंडिडेट जो 40% मार्क्स लाते हैं उनको क्वालिफाई माना जाता है। यदि ये दोनों में यदि आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जाएगा, पब्लिश नहीं किया जाएगा। तो आप देख लिए कि मेंस में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने मार्क्स का होगा। यानी ओवरऑल आप देखें तो जीएस जो है आपका सिर्फ और सिर्फ 900 मार्क्स का होता है और इसी 900 मार्क्स के आधार पे कट ऑफ तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो सेकेंड स्टेज में आपने देखा कि सेकेंड स्टेज में बीपीएससी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम कंडक्ट करती है मेंस एग्जाम के माध्यम से। अब आइए थर्ड स्टेज की बात कर लेते हैं। थर्ड स्टेज आपका इंटरव्यू वाला स्टेज होता है, इंटरव्यू का स्टेज होता है। इंटरव्यू स्टेज इसमें आपको मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी वर्बली क्वेश्चन अराइज की जाते हैं बोर्ड के मेंबर के द्वारा और टोटल जो मार्क्स होता है वो 120 होता है। यानी 120 मार्क्स के अंक निर्धारित किए गए हैं इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू के बारे में मैंने बताया कि इसका नेचर क्या है, मौखिक प्रश्न। आपके मौखिक प्रश्नों के माध्यम से आपके पर्सनैलिटी की जांच की जाती है, आपके व्यक्तित्व के कमजोर पक्ष और मजबूत पक्ष को देखा जाता है। यानी आपकी पर्सनैलिटी का वीकर साइड क्या है और स्ट्रॉन्ग साइड क्या है, इसकी जांच की जाती है। इंटरव्यू बोर्ड में साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं, आपकी ईमानदारी भी देखी जाती है, उसकी भी जांच की जाती है और साथ ही साथ यह भी देखा जाता है इंटरव्यू बोर्ड में, इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा कि एडवर्स सिचुएशन में आप स्टेटस को मेंटेन रख पाते हैं अथवा नहीं। कहने का मतलब है कि ज्ञान की जांच कम होती है, आपके व्यक्तित्व की परीक्षा ज्यादा होती है इसके माध्यम से। क्योंकि यदि ज्ञान की जांच की जाती तो इसके लिए प्रीलिम्स और मेंस का एग्जाम काफी है। तो हमेशा चूंकि लड़कों के दिलो दिमाग में ये गलत परसेप्शन रहता है, गलत धारणाएं रहती हैं कि इंटरव्यू में नॉलेज की जांच की जाती है। इंटरव्यू में नॉलेज से मतलब नहीं होता है। इंटरव्यू बोर्ड यह जानना चाहती है कि विपरीत सिचुएशन में आप यथास्थिति बरकरार रख पाते हैं या नहीं रख पाते हैं। सपोज दैट कि मान लीजिए कि इंटरव्यू बोर्ड में आप बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब नहीं दे पाए, ऐसी स्थिति में आपका फेस इंडेक्स कैसा रहता है? क्या आप घबरा जाते हैं या फिर आप कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखते हैं, ये देखा जाता है। इससे पता चलता है कि यदि आप कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखते हैं, आपके मेंटल स्टेटस पे कोई इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है कि हमने ये क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, इतने सारे क्वेश्चन के हमने जवाब नहीं दे पाए, तो मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। इन सारी चीजों से परे आप, यानी इन सारी चीजों से आप अलग अपने मेंटल स्टेटस को बनाए रखते हैं तो सामने वाला जज कर लेता है कि नहीं, इसका कॉन्फिडेंस लेवल किसी भी सिचुएशन में डाउन नहीं हो सकता है, ये सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए या सिविल सर्वेंट के लिए एलिजिबल है। क्योंकि जब आप सेवा दे रहे होते हैं तो आपके सामने कई बार ऐसे सिचुएशन क्रिएट होते हैं जहां पे इंसान, जहां पे आदमी अपने स्टेटस को खो बैठता है, मेंटेन नहीं रख पाता है। तो चलिए हम जब बात करेंगे इसके बाद सिलेबस की चर्चा कर लेंगे पहले, उसके बाद हम स्ट्रैटेजी और रोड मैप की चर्चा करेंगे और फिर
ये बताएंगे कि इसके अलावे भी कुछ बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो उस दौरान हम इन सारी बातों की चर्चा करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे कि प्रीलिम्स को कैसे तैयार किया जाए, तैयारी के दौरान किन-किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए या प्रीलिम्स के लिए कौन-कौन सी किताबों का को पढ़ना ज़रूरी है या प्रीलिम्स के दौरान हमें अपना नोट्स बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम अब बात कर लेते हैं बीपीएससी एग्जाम के सिलेबस के बारे में, ठीक है? तो सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। सिलेबस कि बीपीएससी का सिलेबस क्या है, ठीक है? यानी पाठ्यक्रम, हिंदी में आप जिसको पाठ्यक्रम बोलते हैं, इंग्लिश में उसे सिलेबस कहते हैं। तो बीपीएससी का निश्चित तौर से एक सिलेबस है और बीपीएससी ने भी अपने साइट पे इस सिलेबस को लोड किया है। ठीक है? तो बीपीएससी ने अपनी साइट पे जो सिलेबस लोड किया है, एक ओवरऑल सिलेबस रिप्रेजेंट होता है। लेकिन उस सिलेबस को आप जब एनालिसिस करेंगे, तो उस सिलेबस से जुड़े हुए बहुत सारे डायमेंशंस निकल कर के सामने आते हैं, जिससे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं। यही वजह है कि बहुत सारे लड़कों को पता ही नहीं होता कि बीपीएससी का जो सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग तैयारी कैसे किया जाए और बीपीएससी का सिलेबस वाक़ई में क्या है? क्या बीपीएससी ने जो अपने साइट पे लोड कर रखा है, सिर्फ़ उतना सा ही सिलेबस है? क्या उसमें बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं? यदि हम फॉर एग्ज़ाम्पल इसको और एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझिए कि यदि हम हिस्ट्री की बात करते हैं, तो क्या हिस्ट्री में क्या है? हिस्ट्री में दे दिया गया है सिलेबस में बीपीएससी ने जो एलैबोरेट किया है, उसमें दे दिया है कि अ, भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, कला और संस्कृति। अब ये मोटा-मोटी दे दिया गया है सिलेबस, तो भारत का इतिहास में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। भारत के इतिहास में एंशिएंट भी है, भारत के इतिहास में मिडिएवल हिस्ट्री भी है, भारत के इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री भी है। भारत के इतिहास में आप कला और संस्कृति के बारे में भी पढ़ते हैं, तो सवाल ये उठता है कि सारे के सारे डायमेंशन्स यानी भारत के इतिहास के जो भी डायमेंशन्स हैं यानी मिडिएवल, मॉडर्न और एंशिएंट सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं या तुलनात्मक रूप से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, उसके बाद इम्पोर्टेंट कौन है, उसके बाद किसका नंबर आता है। तो इन सारी बातों की जानकारी जब आप सिलेबस को इलैबोरेट करते हैं, सिलेबस के बारे में आप अच्छी समझ बनाते हैं, तभी आपको इस तरह की जानकारी मिल पाती है। तो आइए सबसे पहले हम सिलेबस की चर्चा कर लें। तो सिलेबस में क्या है आपका? सिलेबस में आपका हिस्ट्री है, आपका पॉलिटी है, इको है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, आपका ज्योग्राफी है, करंट अफेयर्स है, बिहार स्पेशल है और मेंटल एबिलिटी है। हिंदी में कहें तो इतिहास है, राज व्यवस्था है, इको है यानी अर्थव्यवस्था है, विज्ञान व प्रौद्योगिकी है, भूगोल है, आपका समसामयिकी है, बिहार स्पेशल है और सामान्य मानसिक योग्यता है यानी जनरल मेंटल एबिलिटी। ठीक है, अब हमने इतिहास लिख दिया, तो इतिहास पे क्या पढ़ना पड़ेगा? इतिहास में आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, मिडिएवल हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा।
एंशिएंट क्या वर्ल्ड एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा? नहीं, इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, यानी प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। उसी तरह मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, उसी तरह आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर, यानी आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ना पड़ेगा, यानी कला व संस्कृति। अब हिस्ट्री जब मैंने बात करी तो हिस्ट्री में आर्ट और कल्चर यानी कला और संस्कृति इनबिल्ट रहता है। हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करके हम लोग देखते हैं कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन भारत से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्राचीन भारत के इतिहास की जो मुख्य घटनाएं हैं उससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जो मुख्य मुख्य घटनाएं हैं, मध्यकालीन भारतीय इतिहास का जो सामाजिक विकास रहा है, जो आर्थिक विकास रहा है, जो राजनीतिक विकास रहा है, सांस्कृतिक और धार्मिक जो विकास रहा है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आधुनिक भारत के इतिहास की जब हम बात करते हैं तो आधुनिक भारत के इतिहास में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है वो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ सेगमेंट होता है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावे आप देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन से पहले का जो पार्ट है आधुनिक भारत का इतिहास, आप सभी लोग जानते हैं कि मॉडर्न इंडिया जो स्टार्ट होता है डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर से, या फिर 1857 के विद्रोह तक का जो इतिहास है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन सब वेटेज अलग अलग होता है। कहने का मतलब है कि इतिहास का से इतिहास के जो भी डायमेंशंस हैं, इतिहास के जो भी पार्ट हैं, वेटेज अलग अलग हो सकता है, बट सारे डायमेंशन से, सारे पार्ट से क्वेश्चन अराइज होते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम मेंस की बात करते हैं हिस्ट्री की, जब मेंस के रिगार्डिंग जब हम बात कर लेते हैं तो मेंस के सिलेबस में और प्री के सिलेबस में आसमान धरती का अंतर है। प्री के सिलेबस में जहाँ इतिहास में सारी चीजें पढ़नी पड़ती है, वहीं मेंस के सिलेबस में सारी चीजों को पढ़ना जरूरी नहीं है। मेंस में आप क्या पढ़ते हैं? तो मेंस में हम राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं और खास करके राष्ट्रीय आंदोलन की वैसी बातों के बारे में पढ़ते हैं, वैसे इंसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं जिसका कि खासा इम्पोर्टेंस रहा है स्वतंत्र भारत के इतिहास, सॉरी स्वतंत्रता संघर्ष में, लाइक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में, लाइक आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में, लाइक आपका 1857 के विद्रोह के बारे में, या फिर नेहरू के थॉट्स के बारे में, सुभाष के थॉट्स के बारे में, इन सारी बातों के बारे में जानकारी ली जानी चाहिए और इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ कला संस्कृति की बात कर रहे हैं इतिहास में, तो कला एंड संस्कृति वाला जो डायमेंशंस है ये इम्पोर्टेंट, काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे मौर्य कला के बारे में पूछ लेगा, पटनाकलम के बारे में पूछ लेता है, आपका मध्यकालीन भारत के इतिहास में जैसे पाल कला है तो पाल कला के बारे में पूछ लिया जाता है, या मिथिला आर्ट के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट हिस्ट्री में मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है, खास करके आप ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन, इसके अलावा आप देखें कि राष्ट्रीय आंदोलन के जो भी इम्पोर्टेंट डायमेंशंस हैं उन सारे के सारे इम्पोर्टेंट डायमेंशन के बारे में जानकारी लेना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब हम प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हों तो वहां हमारा अप्रोच अलग होना चाहिए, जब हम मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हों तो वहां हमारा अप्रोच अलग होना चाहिए।
क्योंकि दोनों के टॉपिक में आसमान धरती का अंतर है और इस बात की जानकारी, इस बात को आप अंडरलाइन पहले से कर लिए हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। आइए हम फिर स्ट्रैटेजी और रोड मैप की जब हम चर्चा करेंगे तो फिर से एक बार सिलेबस के बारे में आपको थोड़ा बताएँगे और उसके बारे में यह भी बताएँगे कि सिलेबस का किस तरह से बारीकी से अध्ययन किया जाना चाहिए और इसका क्या इम्पोर्टेंस है एग्ज़ाम की सफलता में। आइए पॉलिटी की बात कर लेते हैं, तो पॉलिटी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशन अलग-अलग है? जब हम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल सिस्टम जो जिस लॉ को फॉलो करता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन के अलावे बहुत सारी एक्टिविटीज आती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन प्रेशर ग्रुप के बारे में चर्चा नहीं की जाती है, लेकिन इंडियन प्रेशर ग्रुप के बारे में भी मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्री में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपका सिलेबस नहीं बताएगा। जब सिलेबस को आप एलोबरेट करेंगे या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, आपको इस बात का एहसास होगा, तब आपको इस बात की जानकारी होगी कि भारतीय दबाव समूह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कास्ट सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कास्ट सिस्टम का पॉलिटिक्स में क्या इंपॉर्टेंस है? बीपीएससी एग्जाम में हमेशा से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, खासकर मेंस एग्जाम में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि किस साल इंडियन कास्ट सिस्टम और पॉलिटिक्स से उसका क्या इंटरलिंक है, पॉलिटिक्स को भारतीय जाति व्यवस्था कैसे प्रभावित करती है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों, प्यारे स्टूडेंट्स, कि आप जब पॉलिटी की बात करें, यदि पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट करें तो आपके माइंड में ये बात तो होनी चाहिए कि पॉलिटी में सिर्फ और सिर्फ हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही जानकारी नहीं लेनी है, बल्कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, यानी इको की चर्चा कर लेते हैं। इको दैट मीन्स इकोनॉमी। इकोनॉमी यानी इंडियन इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में। अब सवाल ये है कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या बेसिक डिफरेंस है? क्या अंतर होता है? क्या इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी एक ही चिड़िया का नाम है? क्या इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में कोई अंतर है? तो आइए चर्चा कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स में सैद्धांतिक बातों की चर्चा होती है, उसका ज़िक्र होता है, जबकि इकोनॉमी में हम किसी भी देश के फंक्शनल पार्ट के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आपका जो सिलेबस है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जो कार्यात्मक पक्ष है भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी सरकार की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। साथ ही साथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज 2 तरह की होती हैं, एक मैक्रो लेवल पे और एक मैक्रो लेवल पे। यानी जिसको आप इकोनॉमिक्स में समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। जब इसी के फंक्शनल पार्ट को हम देखने की कोशिश करेंगे, तो यानी मैक्रो लेवल पे जो एक्टिविटीज हो रही है और मैक्रो लेवल पे जो एक्टिविटीज हो रही है, वो इकोनॉमी बन जाती है। और यानी कहने का मतलब है कि माइक्रो इकोनॉमी को भी पढ़ेंगे और मैक्रो इकोनॉमी को भी पढ़ेंगे। ठीक है? तो जैसे अब सवाल ये है कि माइक्रो इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं? जैसे एक फर्म की बात करें भारत में, यदि उद्योग के एक्टिविटीज़ की बात करें या भारत में कंजम्पशन की बात करें, उपभोग की बात करें या किसी उपभोक्ता की बात करें, उपभोग की बात करें, तो एक पर्टिकुलर बात होती है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमी की। माइक्रो इकोनॉमी के बारे में हम जानेंगे, पढ़ने के बाद ही हम इंडस्ट्री के बारे में, उसकी एक्टिविटीज के बारे में, किसी फर्म के बारे में
हम जान सकते हैं। जब हम मैक्रो इकोनॉमी की बात करते हैं यानी इंग्लिश हिंदी में उसे समष्टि अर्थव्यवस्था बोलते हैं। जब समष्टि अर्थव्यवस्था का हम अध्ययन करते हैं तो हम एक वाइड स्केल पे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में इंडियन इकोनॉमी में जो है इंडियन इकोनॉमी में जो पब्लिक की एक्टिविटीज होती है, पूरे लोगों की सरकार जो पॉलिसी बनाती है या फिर सरकार की जो एक्टिविटीज होती है, गरीबी को खत्म करने के लिए, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इन सारी बातों का जिक्र हम या डीमोनेटाइजेशन जब हम करते हैं या विमौद्रीकरण की बात करते हैं या शेयर मार्केट से संबंधित कोई सरकार नियम लाती है, कानून लाती है, तो इन सारी चीज़ों की जो एक्टिविटीज़ होती है, इसको हम कहाँ काउंट करते हैं? मैक्रो इकोनॉमी में, ठीक है? यानी समष्टि अर्थव्यवस्था में इसको काउंट करते हैं। कहने का मतलब है कि जब हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि हमें माइक्रो इकोनॉमी भी पढ़ना है और मैक्रो इकोनॉमी भी पढ़ना है। अब आइए बात कर लेते हैं साइंस टेक की। साइंस टेक की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि साइंस यानी ट्रेडिशनल साइंस लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। और जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए टेक्नोलॉजी दैट मीन्स बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी एटसेट्रा। अब सवाल है कि क्या सिर्फ साइंस से ही क्वेश्चन बनेंगे या फिर टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन बनेंगे? क्या साइंस का प्री एग्जाम में क्या इम्पोर्टेंस है या और मेंस एग्जाम में क्या इम्पोर्टेंस है? उसी तरह टेक्नोलॉजी का प्री एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंस है और मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंस है? इन सारी बातों की हम चर्चा करेंगे स्ट्रैटेजी एंड रोड मैप वाले में। लेकिन थोड़ा-सा मैं बता दूँ कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम में जहाँ ट्रेडिशनल साइंस का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, वहीं मेंस एग्ज़ाम में आप देखेंगे टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। हालाँकि प्रीलिम्स एग्ज़ाम में भी टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट ट्रेडिशनल साइंस की तुलना में क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। लेकिन हमें इसे इग्नोर नहीं करना है, ट्रेडिशनल पोर्शन को भी पढ़ना है और टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन को भी पढ़ना है। साथ ही साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसा सेगमेंट है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप डायनामाइट सब्जेक्ट बोलते हैं। कहने का मतलब है कि इसमें नित नए इन्वेंशंस होते रहते हैं, नित नई जानकारियाँ सामने आती रहती हैं, तो कहने का मतलब है कि जब आप स्टडी करें, तो अपनी जानकारी को अपडेट करते रहें, तभी इसका आपको भरपूर फ़ायदा मिलेगा। अदरवाइज़ कई ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो करंट में रेलेवेंट रहा हो, करंट में काफ़ी चर्चा में रहा हो। आइए आगे बढ़ते हैं, भूगोल की बात कर लेते हैं। यानी नेक्स्ट जो सेगमेंट है आपका वो ज्योग्राफी है। तो क्या सिर्फ़ ज्योग्राफी में ज्योग्राफी से मतलब क्या है? तो आप कहेंगे भूगोल, तो क्या भूगोल के कई पार्ट होते हैं। पहले तो आप इसको भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल में आप डिवाइड कर सकते हैं। भारतीय भूगोल की बात करें, तो भारतीय भूगोल को भी आप कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल कह सकते हैं, दूसरा इकोनॉमिक ज्योग्राफी आर्थिक भूगोल कह सकते हैं, तीसरा ह्यूमन ज्योग्राफी जिसको आप मानव भूगोल कह सकते हैं। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसके अलावा इसी में सेंसस भी भूगोल का ही पार्ट है सेंसस। सेंसस को हम 2 जगह पढ़ते हैं, यानी एक अर्थव्यवस्था में भी पढ़ेंगे और दूसरा भूगोल में भी पढ़ेंगे। जहाँ पढ़ लें, सेंसस भी भूगोल का पार्ट है, यानी इंडियन सेंसस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। भूगोल भूगोल की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ये बात भी आना चाहिए कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? लेकिन क्या मेंस और
प्री पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम ज्योग्राफी का स्टडी करते हैं, ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे होते हैं, तो हमें कहाँ-कहाँ फ़ोकस करना चाहिए? क्या ज्योग्राफ़ी के जितने भी पार्ट हैं सारे के सारे मेंस और प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं? या फिर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ख़ास चैप्टर इम्पोर्टेंट है और प्री पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ख़ास चैप्टर इम्पोर्टेंट है? तो इन सारी बातों की हम चर्चा करेंगे स्ट्रैटेजी एंड रोड मैप वाले पॉइंट में। फिलहाल आप ये जानिए कि ज्योग्राफ़ी की जब हम बात करते हैं तो वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों को हमें पढ़ना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो पार्ट होते हैं लाइक ह्यूमन ज्योग्राफी, आपका फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इस सबको पढ़ना है। ठीक उसी तरह इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ना है। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स की जब हम बात करते हैं जिसको आप हिंदी में समसामयिकी कहते हैं, तो समसामयिकी का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप 1 साल की घटनाओं को कवर कर लें, तो आपका समसामयिकी पूरा हो गया। समसामयिकी का मतलब होता है कि आज से 2-3 साल पहले की घटनाएँ जो चर्चा में रही हैं, वो भी समसामयिकी का यानी करंट अफेयर्स का पार्ट होता है और बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में ऐसा देखा गया है कई बार कि बहुत सारे क्वेश्चन साल 2 साल पहले की बातों से जोड़कर पूछ लिया गया है। फिर भी एक्चुअली क्या है कि करंट अफेयर्स कोई जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, सारे के सारे एस्पिरेंट्स 1 साल का ही कवर करते हैं। 1 साल के अलावा यानी पिछले यदि 2-3 सालों का करंट अफेयर्स कोई कवर नहीं करता है, तो एग्ज़ाम में इसका कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि सारे के सारे स्टूडेंट जो है अपने स्टडी में पिछले 1 सालों के करंट को ही ध्यान में रखते हैं। ठीक है? तो हमें तो करंट में क्या पूछा जाएगा? तो राष्ट्रीय स्तर की जो इम्पोर्टेंट घटनाएँ हैं, उसके बारे में पूछा जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो इम्पोर्टेंट घटनाएँ हैं, उसके बारे में पूछा जाएगा। अब आइए हम बिहार स्पेशल की बात कर लें। बिहार स्पेशल से पहले ये समझने की कोशिश करें कि बिहार स्पेशल का मतलब क्या है? बिहार स्पेशल का मतलब हमने इसलिए लिख दिया है, बीपीएससी ने अपने साइट पे बिहार स्पेशल नहीं लिखा है। बीपीएससी ने इसको दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट किया है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जैसे अब हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो हिस्ट्री में बिहार की हिस्ट्री को भी आपको ध्यान में रखना होगा। बिहार की कला और संस्कृति से भी क्वेश्चन पूछे जाएँगे। बिहार प्राचीन काल में बिहार का इतिहास कैसा रहा है? मध्यकालीन काल में बिहार का इतिहास कैसा रहा? कौन-कौन सी इम्पोर्टेंट घटनाएँ घटी हैं? इसके अलावा आधुनिक इतिहास में बिहार की क्या भूमिका रही है? बिहार में आधुनिक काल में कौन-कौन सी इम्पोर्टेंट घटनाएँ घटी हैं? उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कहने का मतलब है कि हर सेगमेंट को बिहार से कोरिलेट करके पढ़ना है। यदि इतिहास पढ़ना है, बिहार के इतिहास को भी जानना होगा। बिहार स्पेशल का मतलब यही है। यदि राज व्यवस्था यानी भारतीय राज व्यवस्था की यदि हम बात करें, तो भारतीय राज व्यवस्था जब हम पढ़ें, तो स्पेशली बिहार की राज व्यवस्था के भी बारे में जानें। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछे गए हैं और आने वाले दिनों में भी पूछा जाएगा। उसी तरह अर्थव्यवस्था की बात करें तो बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में भी यानी बिहार की इकोनॉमी के बारे में भी आपको जानना है और बिहार की इकोनॉमी के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाएँगे और क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बिहार स्पेशल का यही मतलब है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बात करें तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास में बिहार की क्या भूमिका रही है? इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको अपनी स्टडी में इसे भी शामिल करना होगा और करना चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएँगे। भूगोल की बात कर लें तो स्पेशली बिहार का भूगोल कैसा है? बिहार की भौतिक विशेषताएँ क्या-क्या रही हैं? बिहार में का ह्यूमन ज्योग्राफी क्या रहा है? बिहार का सेंसस क्या है? इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जब आप सेंसस का अध्ययन करें, तो बिहार के सेंसस के बारे में भी पढ़ें, बिहार के भूगोल के
के बारे में भी जाने आप। जहां तक सामान्य मानसिक योग्यता की बात है, जिसको आप जनरल मेंटल एबिलिटी एबिलिटी बोलते हैं, तो इसमें अर्थमेटिक टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी मैथमेटिक्स का जो अर्थमेटिक वाला पार्ट है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लाइक एवरेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये ट्रेंड अब चला है। आज से यदि 5-7 साल बैक में जाएं तो ये सामान्य मानसिक योग्यता तो सिलेबस में लिखा हुआ था, बट सामान्य मानसिक योग्यता टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे। इवन जिसका कि अर्थमेटिक बेटर है वो भी बिहार यानी बिहार पीसीएस में जो गणित के क्वेश्चन पूछे जाते थे उसको सॉल्व नहीं कर पाते थे। कैलकुलस से पूछा जाता था क्वेश्चन, अलजेब्रा से पूछा जाता था और इंटर लेवल का मैथमेटिक्स पूछा जाता था। सपोज दैट कैलकुलस की बात कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन पूछा जाता था। अलजेब्रा की बात करें तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, पूछ लिए जाते थे। लेकिन अब इस तरह की बातें नहीं है, अब बिल्कुल आसान कर दिया गया है। अब मैक्सिमम 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें रीजनिंग भी शामिल है। तो जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का नहीं भी है, कहने का मतलब ये कि आप यदि हायर एजुकेशन के दौरान आपने मैथ नहीं पढ़ा है या प्लस टू में आपने मैथ नहीं पढ़ा है, 10th तक आपने मैथ की पढ़ाई करी है, तो इजीली आप भी मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पहले क्या होता था, जो प्लस टू में जिसका मैथ रहा है या बीएससी के दौरान जिसका मैथ रहा या एमएससी जिसने मैथ से किया है, उसको यहाँ एज मिल जाता था, उसको यहाँ ज्यादा लाभ मिल जाता था। इसी को बैलेंस करने के लिए आयोग ने अब क्या कर दिया है कि बिल्कुल अर्थमेटिक टाइप के क्वेश्चन बनाए जाने लगे हैं, साथ ही साथ रीजनिंग के क्वेश्चन बनाए जाने लगे हैं, ताकि जिसका मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड हो या नहीं हो, सारे के सारे लोग मैथ के क्वेश्चन करने में अपने आप को सक्षम पाए। ठीक है, तो हमने सिलेबस को देखा कि सिलेबस क्या है। सिलेबस को हमने इसलिए देखा, इसकी चर्चा की कि जब तक आप सिलेबस के बारे में नहीं जानेंगे, जब तक सिलेबस की बारीकी को आप नहीं समझेंगे, तक एग्जाम को आप क्रैक कर ही नहीं सकते हैं और ना ही एग्जाम की तैयारी में आपको मन लगेगा, ना ही वो डेडिकेशन आपसे हो पाएगा। इसलिए सिलेबस को जानना बहुत जरूरी है, विस्तार से जानना जरूरी है। ठीक है, अब आइए हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो स्ट्रेटजी एंड रोड मैप का है। यानी बीपीएससी प्री एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमारे पास कैसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसा रोड मैप होना चाहिए, या फिर मेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमारे पास कैसी रणनीति होनी चाहिए, कैसा रोड मैप होना चाहिए, या फिर इंटरव्यू एग्जाम को क्रैक करने के लिए कैसी रणनीति और रोड मैप होने चाहिए। तो आपके दिमाग में ये बातें आ रही होंगी कि क्या इन जो 3 चरणों में बीपीएससी के एग्जाम होते हैं, क्या तीनों चरणों के एग्जाम के लिए एक ही तरह की स्ट्रेटजी और रोड मैप की जरूरत होती है? क्या या नहीं? क्या क्या अंतर होता है? तो इस प्रश्न का जवाब यदि मैं एक वाक्य में दूं तो मैं यह कहना चाहूंगा कि कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी रणनीति या कोई भी रोड मैप जब आप बनाएं तो तीनों एग्जाम को ध्यान में रखकर ही बनाएं। ये अलग बात है कि तीनों एग्जाम की प्रकृति अलग-अलग होती है, लेकिन इसमें एक बात जो अंडरलाइन करने योग्य है वो ये कि तीनों एग्जाम एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो आप
सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करते हैं, तो आप यकीन मानिए मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप प्रीलिम्स एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि मैं प्रीलिम्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही तो पढ़ाई कर रहा हूँ, प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा हूँ, और आप कह रहे हैं कि प्रीलिम्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं पूरी डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहा हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ तैयारी कर रहा हूँ, फिर भी एग्जाम आप क्रैक नहीं करने की बात कर रहे हैं। तो इसका सीधा सा उत्तर है कि जब आपके अप्रोच में अंतर आ जाएगा, जब आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे होते हैं सिर्फ, तो आपका दिमाग रहता है फैक्ट्स 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 को आप चेक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आप चाहते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाए। तो क्या मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को जमा कर लेने से ही आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर लेंगे या प्रीलिम्स को क्रैक कर देंगे? तो मेरा सीधा सा आंसर है बिल्कुल नहीं। तो इसलिए जब आप प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी करें, तो वहां पे आप मेंस वाला अप्रोच भी अपनाएं। कहने का मतलब है आप जब भी किसी चीज को पढ़ें तो पूरी टोटलिटी में पढ़ें, समग्रता में चीजों को देखने की कोशिश करें, पूरी समग्रता में अध्ययन करने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के माध्यम से मैं और इसको क्लियर करना चाहूंगा। सपोज दैट कि आप हिस्ट्री में आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने से पहले आप पहले अंडरलाइन कर लें कि इस टॉपिक में कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी है और कौन कौन सी चीजें हमें नहीं पढ़नी। आइडेंटिफाई कर लें, उसको अंडरलाइन कर लें। कैसे करेंगे अंडरलाइन? तो अंडरलाइन करने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखें, चाहे वो मेंस का क्वेश्चन हो या प्री का क्वेश्चन हो। आप दोनों प्रकार के प्रश्नों को देखें, और इन दोनों प्रकार के प्रश्नों को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं इस स्थिति में अब हूं कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नॉन इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। कहने का मतलब है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सी बातें इम्पोर्टेंट है और कौन सी बातें नॉन इम्पोर्टेंट है, कौन सी बातें एग्जाम ओरिएंटेड है और कौन सी बातें एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। ठीक है। साथ ही साथ आप इस बात को भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला चैप्टर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। तो मेंस में क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे? यदि क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है। यदि क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे तो क्यों नहीं पूछे जाएंगे? ठीक है। उसी तरह प्रीलिम्स में इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फैक्चुअल पूछे जाएंगे कि कॉन्सेप्चुअल पूछे जाएंगे, इस बात को आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के माध्यम से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, मैंने ये कहा था कि एक इंटीग्रेटेड प्लान तैयार करें, यानी एकीकृत प्लान, जिसमें जब आप अध्ययन करें तो आपके पास प्लान कैसा हो, एकीकृत हो, इंटीग्रेटेड हो। कहने का मतलब है कि प्री, मेंस और इंटरव्यू की पढ़ाई साथ साथ करें। कैसे कर सकते हैं हम इसको? तो उसका फायदा क्या मिलेगा, इन दोनों बातों की मैं चर्चा करता हूं। मान लीजिए कोई टॉपिक को जब आप पढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि उस टॉपिक के बारे में आप बेहतर अंडरस्टैंडिंग विकसित कीजिए। जब तक उस टॉपिक से रिलेटेड आपके दिलो दिमाग में बेहतर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो ना तो आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन कर पाएंगे और ना ही आप मेंस के क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्योंकि आजकल
जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन तो पूछे जा रहे हैं, बट क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि किसी टॉपिक के रिगार्डिंग आपके अंदर बेहतर से बेहतर समझ है अथवा नहीं है। यदि बेहतर समझ नहीं है, तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और बेहतर समझ कब बनेगी? जब आप टोटलिटी में चीजों को पढ़ेंगे, टोटलिटी में चीजों को देखना सीखेंगे, स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो हर चीज को आप बस किताब जब आप खोलें तो आपके सामने कॉपी होना चाहिए, कलम होना चाहिए, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को नोट कर लें और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है उसको भी नोट कर लें। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि स्ट्रैटेजी में सबसे पहली बात जो ये होनी चाहिए कि एक इंटीग्रेटेड प्लान होना चाहिए। इंटीग्रेटेड प्लान यानी एकीकृत योजना। एकीकृत योजना का मतलब ये है कि जब भी आप स्टडी करना स्टार्ट करें तो प्री, मेंस और इंटरव्यू के एग्जाम आपके ध्यान में हों। ठीक है? एकीकृत प्लान होना चाहिए। इसके अलावा आपको सिलेबस के बारे में, सिलेबस की बारीकी के बारे में पूरी तरह जानकारी हो। आपको सिलेबस जो है याद होना चाहिए। सिलेबस क्या? सिलेबस आपको याद होना चाहिए। जब भी आप तैयारी करना स्टार्ट करें तो आपके दिमाग में पहली बात आनी चाहिए कि हमें सिलेबस ये नहीं हो, हमें सिलेबस याद करना है। क्योंकि जब तक आपके दिमाग में सिलेबस नहीं होगा, तक आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नॉन इंपॉर्टेंट है, क्या राइट डाउन करना है, क्या छोड़ना है। ये निर्धारित करेगा आपका सिलेबस और ये तभी आप कर पाएंगे जब आपको सिलेबस याद होगा। तो दूसरा काम करें कि आप सिलेबस याद करें। ठीक है? तीसरा आप काम करें, यदि एग्जाम को क्रैक करना है तो आपके पास एक बेटर से बेटर सोर्स ऑफ स्टडी, आपके पास बेहतर से बेहतर स्टडी के स्रोत हों। अब स्टडी के स्रोत क्या हो सकते हैं? बुक्स हो सकते हैं, गाइड्स हो सकता है, या आप सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं, या फिर आप इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं। चैट जीपीटी, आजकल तो एआई का ज़माना है, इसका भी सहारा ले सकते हैं। यानी कहने का मतलब है जब आप सोर्स आपके पास बेहतर से बेहतर सोर्स होने चाहिए, बेहतर से बेहतर स्टडी मटेरियल होने चाहिए। यदि आपके पास बेहतर सोर्स नहीं है, बेहतर स्टडी मटेरियल नहीं है यानी ऑथेंटिक, क्योंकि बहुत सारे गाइड्स में इवन कि आप देखेंगे यदि इंटरनेट का भी सहारा लेंगे, यदि आप गूगल का भी सहारा लेंगे, तो बहुत सारी जानकारी गूगल पे भी आपको गलत दी जाती है, गलत मिलता है। गूगल क्या है? सर्च इंजन है, जो बहुत सारे मैटर जो है ऑनलाइन अवेलेबल है। जब आप किसी चीज़ को सर्च करते हैं, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे सोर्स आपके सामने आ जाते हैं। अब कठिनाई ये हो जाती है आपके सामने कि उन सभी प्रकार के सोर्स में कौन-सी जानकारी ऑथेंटिक है। ये कैसे जज करेंगे? चूँकि आपके पास अनुभव की कमी होती है, तो इस अब यहाँ पर एक मेंटर की आवश्यकता आपको महसूस होती है। क्या होती है यहाँ पे? यहाँ पर आपको एक मेंटर की आवश्यकता महसूस होती है। आपका मेंटर आपको बताएगा, आपका मार्गदर्शन करेगा कि ये स्टडी मटेरियल बेटर है, ये सोर्स अच्छा है, इसको पढ़ने के बाद आपके पास सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप मेंटर ज़रूर बनाएँ, अपना एक मेंटर ज़रूर बनाएँ। या तो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को जॉइन कर लें,
या फिर आपके कोई सीनियर्स हों तो उसके संपर्क में बने रहें, या फिर आपके गार्जियन घर में ही हो, आपके गार्जियन जानकार हैं तो उनको भी अपना आप मेंटर बना सकते हैं। इसका फायदा आपको मिलेगा। तो हमने बात कर ली एक इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की बात कर ली, सिलेबस की बात कर ली, सोर्स ऑफ स्टडी की बात कर ली, मेंटर की बात कर ली। इसके अलावे हम बात करेंगे कि आप जब भी किसी चीज को पढ़ें या जब भी आप कोई टारगेट सेट करें तो उसको अकॉर्डिंग टू प्लान सेट करें। आपके पास एक प्लान होना चाहिए, एक प्लान बनाएं, एक प्लानिंग करें। प्लानिंग से मतलब ये है कि जब आपको सिलेबस की जानकारी हो जाए, जब आपने सिलेबस से संबंधित स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर लिया है, तब एक प्लानिंग बनाइए कि इस स्टडी मटेरियल को कैसे पढ़ना है, कितने दिनों में समाप्त करना है, पढ़ने का तरीका क्या हो, कितने घंटे पढ़ें, ठीक है? इन सारी बातों के लिए आप प्लानिंग कीजिए। यदि आपने प्लान किया है कि किसी मैटर को हमें 4 घंटे में, 5 घंटे में या 10 घंटे में या 20 घंटे में या 2 दिन में समाप्त करना है, तो आप उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही समाप्त कीजिए। इसका फ़ायदा क्या होगा? प्लानिंग का इम्पोर्टेंस क्या है तैयारी में, या आपके सक्सेस की प्लानिंग का क्या योगदान है, क्या कॉन्ट्रिब्यूशन है? होता है क्या कि विदाउट प्लान जब आप स्टडी करते हैं, तैयारी करते हैं, तो पूरा सिलेबस कवर भी कर लेते हैं, बावजूद इसके आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता है। क्योंकि आपको लगता है आपने पढ़ तो लिया है, आपने सारे सिलेबस को कवर तो कर लिया है, लेकिन आपको आपके दिमाग में एक फ्रेम नहीं बन पाया, और जब फ्रेम नहीं बनेगा, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस का डेवलपमेंट नहीं होगा। और जब कॉन्फिडेंस का डेवलपमेंट नहीं होगा, जब कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो आप एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्मेंस देख नहीं पाएँगे। चूँकि एग्ज़ाम हॉल में बेटर परफॉर्मेंस वही कर पाएगा जिसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, और उसी एस्पिरेंट्स का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा जो प्लानिंग के साथ पढ़ाई जिसने करी है। जिसने एक टारगेटेड पढ़ाई की है, एक प्लान बना कर के पढ़ाई की है, और उसको विदिन टाइम चीज़ों को समाप्त किया है और एक फ्रेमिंग बना करके पढ़ा है। जैसे-जैसे एग्ज़ाम का दिन यानी डे नज़दीक आता जाएगा, वैसे-वैसे आपका कॉन्फिडेंस हाई होता चला जाएगा। बहुत सारे लड़के क्या करते होते हैं, पढ़ने में अच्छे होते हैं, डिज़र्व भी करते हैं सिलेक्शन के लिए, बट जैसे-जैसे एग्ज़ाम का डेट नज़दीक आता जाता है, उनके पास कोई फूल प्रूफ प्लानिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। नौबत यहाँ तक आ जाती है कि उनको एग्ज़ाम छोड़ना पड़ जाता है, या फिर एग्ज़ाम देते तो हैं, बट जिस तरह से उनका स्टडी था, जिस तरह से उनको परफ़ॉर्मेंस करना चाहिए था, उस तरह से परफ़ॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है लैक ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की वजह से, प्लानिंग उसने नहीं करी, इसलिए उनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया। तो प्लानिंग का इम्पोर्टेंस यही है, इसलिए आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप तैयारी जब भी स्टार्ट करें, आप एक प्लानिंग करें। और प्लानिंग में आप बिल्कुल ईमानदार रहें। यदि आपने डेडलाइन तय कर रखा है कि पॉलिटी हमें 2 दिन में समाप्त करना है, तो 2 दिन में ही आप उसको समाप्त कीजिए, ठीक है? तो कहने का मतलब एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का मतलब मैंने क्या बताया? फिर से एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि जब भी आप पढ़ें, तो प्री और मेंस को साथ-साथ पढ़ें। उससे उससे क्या होगा कि आपके पास इन्फॉर्मेशन भी आएँगे और आपके पास कॉन्सेप्चुअल जानकारी भी आएगी, जिसका प्री और मेंस दोनों एग्ज़ाम में आपको भरपूर फ़ायदा मिलेगा। दूसरी चीज़ें हैं कि सिलेबस को याद कर लें, सिलेबस को कंठस्थ कर लें, तो फार बेटर, ठीक है? तो सिलेबस को याद करेंगे कैसे? तो सिलेबस तो भाई एलैबोरेट करना होगा, और जैसा कि मैंने बताया है वीडियो में,
कि सिलेबस में और भी क्या-क्या चीज़ें हैं, और भी उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। तो यदि आप ईवा आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े हैं, तो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा एक विश्लेषण किया हुआ सिलेबस आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ताकि आपकी तैयारी आसान हो जाए। तैयारी करने में आपको आसानी हो, किसी भी तरह की भ्रांतियाँ ना हो, किसी भी तरह की दिक्कतें ना हो आपको, तो ईवा आईएएस आपको प्रोवाइड करवा देगा, ठीक है? और साथ ही साथ डियर स्टूडेंट, एक रिक्वेस्ट है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, यदि मेरी बात आप लोगों को अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि नहीं-नहीं एग्ज़ाम ओरिएंटेड बातें कर रहा हूँ और आपके लिए यूज़फुल वीडियो है, तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो आइए हम बात कर रहे हैं सोर्स ऑफ स्टडी की। सोर्स ऑफ स्टडी यानी अध्ययन के जो स्रोत होने चाहिए आपके पास, वो ऑथेंटिक होने चाहिए और स्टैंडर्ड होने चाहिए, प्रामाणिक होने चाहिए। प्रामाणिक दैट मीन्स जैसे एनसीईआरटी एक ऑथेंटिक एंड स्टैंडर्ड सोर्स ऑफ स्टडी है। उसी तरह आप बात करें, जैसे आप हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं, तो हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय से जो बुक आती है, जैसे फ्रीडम स्ट्रगल की जो बुक आती है, एक स्टैंडर्ड बुक है, एक स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल है, या इग्नू का जो सप्लीमेंट्री बुक्स है, वो स्टैंडर्ड मटेरियल है, ठीक है? या फिर आप गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जाके वहाँ से डेटा कलेक्ट करते हैं, तो उसकी प्रामाणिकता संदेह से परे है, ऑथेंटिक है, स्टैंडर्ड है। तो कहने का मतलब भी जब भी आप स्टडी को इकट्ठा करें स्टडी मटेरियल को, तो आप प्रामाणिक और स्तरीय मटेरियल इकट्ठा करें, ठीक है? मेंटर के बारे में बताएँ कि मेंटर का क्या इम्पोर्टेंस है एग्ज़ाम की तैयारी में? तो मैंने बताया कि यदि आपके घर परिवार के लोग इस क्षेत्र से नहीं जुड़े हुए हैं, या फिर आपने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं लिया है, आप चाहते हैं कि सेल्फ स्टडी करें, तो आप अपने किसी सीनियर्स को या फिर ऑनलाइन क्लास जॉइन कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मेंटरशिप अवेलेबल कराया जाता है, और काफ़ी कम फीस में, जैसा कि ईवा आईएएस ही आपको प्रोवाइड करवाता है, बहुत ही मिनिमम फी में आपको हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम प्रोवाइड करवाया जाएगा। साथ ही साथ आपके सामने तैयारी के दौरान जो डे टू डे लाइफ में जिन तरह की समस्याएँ आती हैं, उन समस्याओं से आपको दूर निकालने के लिए भी हमारे मेंटर आपका आपका मोटिवेशन करते हैं, प्रयास करते हैं। तो मुझे लगता है कि ईवा आईएएस एक बेहतर प्लेटफ़ॉर्म हो सकता है आपकी सफलता के लिए। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि ईवा आईएएस को ज़्यादा से ज़्यादा लड़के जॉइन करें। हम टेस्ट सीरीज़ भी चला रहे हैं, और हमारा जो टेस्ट सीरीज़ है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज़ है। हम टेस्ट सीरीज़ में उन्हीं सारे प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं, जो प्रश्न स्टैंडर्ड हैं और जिसकी संभावना है एग्ज़ाम में आने की। हम मार्केट से अलग तरह से चीज़ों को प्रोवाइड करवा रहे हैं, और काफ़ी प्रामाणिक हमारा मटेरियल है। आप लोग यदि जॉइन करना चाहते हैं ईवा आईएएस, ये मुखर्जी नगर में है, तो लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। लिंक के माध्यम से ईवा आईएएस के साथ आप जुड़ सकते हैं। तो आइए हम बात कर रहे थे प्लानिंग की। प्लानिंग का क्या इम्पोर्टेंस है, अभी मैंने चर्चा की थी। प्लानिंग के अलावे आप क्या है कि कुछ अन्य बातों पर ध्यान देने की भी ज़रूरत है। जैसे कि तैयारी के दौरान क्या होता है कि आप अक्सर 2 दिन मोटिवेट होते हैं, तीसरे दिन आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। डीमोटिवेट होने के कारण आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और आप पढ़ाई-लिखाई छोड़ कर के इधर-उधर घूमने लगते हैं, फालतू का टाइम वेस्ट करने लगते हैं। फिर आपको लगता है कि शायद हम एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएँगे, तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ऐसा आप सोच रहे हो कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा तब होता है कि जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है, कुछ चीज़ें आपको भारी लगती हैं, और एट टाइम उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है आपको, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आप डिमोटिवेट हो जाते हैं।
तो ऐसे समय में आपको एक मेंटर की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे समय में आपको एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे समय में एक गाइड की ज़रूरत पड़ती है। यदि नहीं, तो आपके कोई सीनियर्स हैं, तो सीनियर्स आपको मोटिवेट करते हैं। मैं बार-बार कहता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप किसी न किसी को मेंटर या अपना गाइड ज़रूर बनाएँ। ठीक है? इसके अलावे आप डिमोटिवेट तब होते हैं जब आपके अंदर, आपके माइंड में आपका मेंटल स्टेटस नेगेटिव हो जाता है। आपका मेंटल स्टेटस नेगेटिव क्यों होता है? ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप जब भी कोई काम कर रहे होते हैं, जब भी कोई काम करने के बारे में सोचते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम का तैयारी हो या फिर युद्ध का मैदान हो या जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, जब आप कोई नया चीज़ स्टार्ट करते हैं, काम करना स्टार्ट करते हैं, तो आपके दिलो-दिमाग में द्वंद चलना स्टार्ट हो जाता है। एक एक डायलेक्टिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तभी आपको लगेगा कि मैं बीपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक कर दूँगा, बीपीएससी एग्ज़ाम क्या है, मैं इसको आसानी से क्रैक कर सकता हूँ और तभी आपको लगेगा कि शायद बीपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो एबिलिटी होनी चाहिए, जो कैपेसिटी होनी चाहिए, जो मेंटल स्टेटस होनी चाहिए, वो हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। आपके अंदर नेगेटिव बातों का यही इम्पैक्ट होता है। आप नेगेटिव सोच लेते हैं कि मैं नहीं कर पाऊँगा और वहीं से आप डिमोटिवेट हो जाते हैं और फिर आप एग्ज़ाम वाक़ई क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो सबसे आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप लोगों से एक विनती करना चाहता हूँ कि यदि आपके दिलो-दिमाग में यदि इस तरह की बातें चल रही हैं, यदि आप इस तरह से इस बातों से संचालित हैं, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आज ही इन बातों से अपने आप को निकालिए और आज से ही जब जागे तभी सवेरा, आज से ही पॉजिटिव सोचना आप स्टार्ट कर दीजिए। आप देखिए विदिन 1 वीक आपको सब कुछ बेहतर नज़र आने लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगेगा और आप अपने आप को पाएँगे इस स्थिति में कि अ, दुनिया में किसी कोई भी व्यक्ति सफल हो या ना हो या बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, वो सफल हो पाएँगे या नहीं हो पाएँगे, मुझे इससे कोई लेना-देना नहीं। लेकिन मैं बीपीएससी एग्ज़ाम को हर हाल में क्रैक कर दूँगा, ये मैं जानता हूँ और मैं ऐसा कर सकता हूँ। यदि आप लेकिन ये चीज़ें तभी आएँगी जब आप पॉज़िटिव सोचना स्टार्ट करेंगे, जब आप सकारात्मक सोचना स्टार्ट करेंगे और सकारात्मक बातों का ह्यूमन बीइंग के ऊपर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि आपके अंदर क्षमता नहीं भी है, यदि आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, तो क्षमता विकसित होने में देर नहीं लगती है। कहने का मतलब है कि एग्ज़ाम को क्रैक करने में नेगेटिव बातों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, यानी कि एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। यदि आप नेगेटिव सोचेंगे, तो आप बिल्कुल नहीं कर पाएँगे, चाहे आप डिज़र्व करते हो या नहीं करते हो। यदि आप एग्ज़ाम को क्रैक करने में सक्षम भी हैं, यदि बार-बार आप नेगेटिव बातों से संचालित हैं, आपका मेंटल स्टेटस नेगेटिव हो गया है, हमेशा नेगेटिव बात करते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप कभी भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएँगे। इवन एग्ज़ाम क्या, आप लाइफ़ में कभी भी सफल नहीं हो सकते। इसीलिए मैं नेगेटिव बातों पे ध्यान नहीं देना है, नेगेटिव सोच नहीं रखनी है और ना ही नेगेटिव लोगों के साथ घूमना-फिरना है और नेगेटिव सराउंड विकसित करनी है। क्या करना है? ऑलवेज़ पॉज़िटिव, ऑलवेज़ पॉज़िटिव। हमेशा सकारात्मक रहना है, हमेशा सकारात्मक सोचना है, हमेशा सकारात्मक लोगों के बीच रहना है, हमारी सराउंडिंग सकारात्मक लोगों से होनी चाहिए।
ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो नेगेटिव बात करते हैं। यदि आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, सकारात्मक सोच रहे हैं, तो आप देखेंगे आप उत्साहित रहेंगे, आप होपफुल रहेंगे। यदि आप होपफुल रहेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, लेबर करेंगे। आपके सामने एडवर्स सिचुएशन भी आ जाएगा, तो आप स्टेटस को मेंटेन रखेंगे। आपका हौसला आपका हौसला पस्त नहीं होगा और विपरीत परिस्थितियों का सामना भी आप बेहतर तरीके से कर पाएँगे और विपरीत परिस्थितियों से आप निकल कर सामने आएँगे। तो एग्ज़ाम भी इसी हौसले की परीक्षा होती है और इसी इसी जज़्बा को जाँचना चाहता है बीपीएससी कि आपके अंदर वो जज़्बा, वो हौसला है या नहीं है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा पॉज़िटिव सोचें। साथ ही साथ मैं आप लोगों से यह भी रिक्वेस्ट करूँगा कि एक होता है स्टडी, एक होता है साइंटिफिक स्टडी। स्टडी और साइंटिफिक स्टडी में बहुत अंतर होता है। एक हम सामान्य तरीके से अध्ययन कर रहे होते हैं और एक साइंटिफिक और लॉजिकल एप्टीट्यूड और एटीट्यूड को अपना करके स्टडी करते हैं। दोनों के में अंतर होता है और दोनों के परिणाम में भी अंतर होता है। तो मैं कहूँगा आप लोग जब भी स्टडी करें तो साइंटिफिक अप्रोच के साथ स्टडी करें। अब सवाल ये होता है कि साइंटिफिक अप्रोच क्या है? साइंटिफिक अप्रोच को ही अदर वर्ड्स में कहते हैं स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी क्या है? तो स्मार्ट स्टडी ऐसे नहीं होता है। सिर्फ टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के स्मार्ट स्मार्ट स्टडी नहीं होता है। सिर्फ यदि टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही स्मार्ट स्टडी होती, तो जो टेक्नोलॉजी के जानकार हैं, वही लोग सारे के सारे क्या हो जाते? आईएएस और पीसीएस हो जाते। ऐसी बात नहीं है। स्मार्ट स्टडीज स्मार्ट स्टडीज का मतलब ये होता है कि जब भी किसी चीज को आप पढ़ें, तो पढ़ने के दौरान आप हंस वाला अप्रोच अप्लाई करें। हंस क्या करता है? हंस के सामने पानी मिला हुआ यदि आप दूध रख देंगे, तो हंस क्या करता है? दूध को पी जाता है और पानी छोड़ देता है। तो शायद स्मार्ट स्टडी का मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं, जब भी किसी टॉपिक का आप अध्ययन कर रहे होते हैं, तो उसमें काम की क्या चीज़ें हैं, उसी को लेना है, फालतू चीज़ों को नहीं पढ़ना है। क्योंकि फालतू चीज़ों को जब आप पढ़ेंगे, तो वो भी माइंड में एक स्पेस लेगा और जब माइंड में स्पेस लेगा, तो निश्चित तौर से आपका माइंड हैंग करेगा। माइंड भी जस्ट लाइक ए सॉफ्टवेयर, माइंड का भी अपना रैम होता है। यदि आपने माइंड के रैम को नहीं बढ़ाया है, तो आपका माइंड हैंग करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हैं कि अरे अरे ये चीज़ है, देखिए पेट में है, माइंड में नहीं है। दरअसल क्या होता है, वो हैंग कर रहा होता है। आप जो भी आया सामने, जो भी इंफॉर्मेशन मिला, सबको आप डाइजेस्ट करने की कोशिश किए। इसका परिणाम यह हुआ कि आपका माइंड हैंग करने लगा, आप फैक्ट को लैक करने लगेंगे। कहने का मतलब है कि आप माइंड में उन्हीं बातों को स्पेस दीजिए जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, और जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड बातें हैं, जब आप स्मार्ट स्टडीज़ आप तभी कर पाएँगे जब आपको इस बात की जानकारी होगी कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। इसलिए इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं। आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ बार-बार, इसके पहले भी मैंने कहा है कि यदि आप युवा आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म को आप जॉइन करते हैं, तो आप यकीन मानिए आपको ऐसा मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा जो बीपीएससी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। साथ ही साथ हम आपको प्री एग्ज़ाम में सफल तो करवाएँगे ही, साथ ही साथ मेंस एग्ज़ाम में भी सफल करवाने हम मादा रखते हैं। इसके अलावा इंटरव्यू एग्ज़ाम के दौरान भी आपको मटेरियल, आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करवाया जाएगा। यानी युवा आईएएस का ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म जॉइन करने के बाद एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे आपको सारा सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। साथ ही साथ आज के वीडियो में बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं,
बहुत सारी बातों के बारे में हम चर्चा नहीं कर पाए, क्योंकि बीपीएससी ये वन डे एग्ज़ाम तो है नहीं कि एक वीडियो में या 1 घंटे के वीडियो में या सवा घंटे के वीडियो में सारी बातों को हम कंसाइज़ वे में देकर चले, कंसाइज़ करने की कोशिश करें, लेकिन बहुत सारी बातें छूट ही जाती है। तो यदि आप युवा आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म को जॉइन करते हैं, तो समय-समय पे हम बताते रहेंगे कि तैयारी के दौरान क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जानी चाहिए, क्या रोड मैप अपनाया जाना चाहिए और किन-किन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। पुनः चर्चा करेंगे, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।